ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की जो क्राइसिस है वो क्या क्राइसिस है और इंडिया क्यों साइलेंट है और नोबल पीस प्राइज़ विनर्स जितने भी हैं वो एक थ्रेट क्यों बनते जा रहे हैं। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इसकी बंगाल की हिस्ट्री को जान लेते हैं। बांग्लादेश की जो कॉलोनियल रूल के टाइम पे अगर देखें 1757 से लेके 1947 तक बैटल ऑफ प्लासी से लेके अंग्रेज़ों ने बंगाल को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ जो बंगाल था, बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था इन द नेम ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ओके, बांग्लादेश जब इंडिया का पार्ट था तब इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और जूट के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे हुआ करता था। ओके, 1905 में पार्टीशन हुआ। हिंदुओं को और मुस्लिम को मतलब बांग्लादेश को हिंदू एरियाज़ और मुस्लिम एरियाज़ में डिवाइड कर दिया गया। 1911 में पार्टीशन को तो अनल कर दिया इन्होंने, पार्टीशन को ख़त्म कर दिया कि बांग्लादेश को मतलब जो वेस्ट बंगाल है उसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको तो अनल कर दिया। बट हिंदू मुसलमान में फूट पहले ही डाल दी थी क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश कर दिया गया था और 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की वजह से सेपरेशन के बंटवारे के बीज बो दिए गए थे। ठीक है कि नहीं? तो यही जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट हुए और इनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो 1600 किलोमीटर थी। ओके, अब क्या होता है, ये क्रिएट तो हो गए। अब ये देखो जो बांग्लादेश था उसमें लगभग 4 करोड़ के करीब आदमी थे और इसमें 3.5 करोड़ लोग थे पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो। प्राइम मिनिस्टर हमेशा पाकिस्तान का ही बनता था। ओके, वेस्ट पाकिस्तान का। ईस्ट पाकिस्तान का कुछ नहीं बनता था, तो ये परेशान थे कि हमको पॉलिटिकल पावर चाहिए। प्लस इनमें जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी अच्छी थी क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी इस्टेब्लिश कर चुके थे, तो यहाँ से जितना भी पैसे की कमाई होती थी सब चला जाता था यहाँ पे, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इनका होने लगा। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, फिर बात आ जाती है कल्चरल सप्रेशन की। यहाँ पे उर्दू बोली जाती थी, यहाँ पे बंगाली बोली जाती थी, तो ये लोग यहाँ पे बंगाली को बंद करवा के उर्दू इम्पोजिशन करने लगे थे। ओके, तो इसके बाद इसके चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पे फूट पड़ जाती है और लिबरेशन वॉर होता है 1971 में। लिबरेशन वॉर क्यों हुआ? ये है शेख मुजीबुर रहमान। ओके, इनकी जो पार्टी थी आवामी लीग, जब चुनाव हुआ तो ये हुआ कि जिसकी मेजोरिटी में सीट्स आएंगी वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो इसकी आवामी लीग की मेजोरिटी सीट्स आ गई थी तो इसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। लेकिन इधर वाले लोग तैयार ही नहीं थे कि हम इनका प्राइम मिनिस्टर बनने दें, तो इन्होंने अपनी आर्मी भेज के इनका जेनोसाइड करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, इट स्पार्क्ड जेनोसाइड इन ईस्ट पाकिस्तान। 1 करोड़ लोग घुसपैठिए भारत में आ गए। ओके, तो ये 1 करोड़ आज कम से कम नहीं तो 3-4 करोड़ हो गए होंगे 1971 से। तो ये इंडिया में आए, उसके बाद 30 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, डेथ हुई, रेप किए गए, बहुत सारी हुई। उस टाइम पे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इंटरवीन किया। ये देख सकते हैं आप किस तरह से लोग मरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं। ठीक है कि नहीं? तो बहुत सारी क्राइसिस थी, इंदिरा गांधी ने इंटरवीन किया। 13 दिन का युद्ध चला और ये आप फोटो देख सकते हैं, आइकॉनिक फोटो है। 93 पाकिस्तान के सोल्जर्स ने ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर किया। तो शिमला एग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें हम केवल ये हमारा मतलब डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का फेलियर था। ओके, इंदिरा गांधी नेगोशिएट करने में फेल हो गई। हम चाहते तो इस समय अपने कश्मीर इश्यू को रिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम क्या ही इनसे पा पाए। पाकिस्तान के लोगों से सिर्फ हमने इतना ही लिया कि ये पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज कर ले। एक नई कंट्री के बनने के लिए यूनाइटेड नेशंस में ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी जो पेरेंट कंट्री है वो उस कंट्री को रिकॉग्नाइज करे, अदरवाइज नई कंट्री बन नहीं सकती है यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है कि नहीं? इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करे। तो हमने रिकॉग्नाइज करवा दिया। हम चाहते तो कश्मीर भी वापस ले सकते थे, लेकिन ये हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर था। ओके, इतना सारा हमने इनके लिए किया, इतना बलिदान किया, ये इश्यू वरदान किया और बांग्लादेशी आज के दिन इसको भूल चुके हैं। आज़ादी के बाद 1972 से क्या हुआ, इन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बांग्लादेशियों ने। इन्होंने कहा कि हमारी कंट्री सेकुलर होने वाली है। क्या कोई इस्लामिक कंट्री सेकुलर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इन्होंने कहा हमारी कंट्री सोशलिस्ट स्टेट होगी। ठीक है, सरकार वो चलाएगी। सोशलिस्ट स्टेट हो सकती है? नहीं, ये इस्लामिक स्टेट बनने की कगार पे है और ये आगे चल के वही बनेगा। ओके, 1974 में
फेमाइन आता है, भुखमरी आ जाती है 1975 में। ये जिया उर रहमान एक इस्लामिस्ट थे, ये कूप करवा देते हैं, ओके, और ये मुजीबुर रहमान को मार देते हैं। ठीक है, मुजीबुर रहमान को मार दिया, जो इनकी बेटी थी शेख हसीना, ये भाग के इंडिया में आ जाती हैं, और इंडिया में इंदिरा गांधी जी इनको प्रोटेक्शन दे देती हैं। ठीक है, अब ये जिया उर रहमान है, अभी कल परसों की न्यूज़ है, इसकी वाइफ खालिदा जिया की डेथ हो गई है। ओके, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं। और जिया उर रहमान जैसे ही बनता है, ये अपने आप को यूएसए और चाइना के साथ अलाइन कर लेता है, और 1982 से लेकर 1990 तक यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी रहती है अरशाद के अंडर में। ये देख लेते हैं, हमने शेख हसीना की लाइफ 3 बार बचाई। 1971 में हमने बचाई थी, ओके, लिबरेशन वॉर के टाइम पे। 1975 में भी हमने बचाई थी, जब इसके पिताजी को मार दिया, कूप हुई थी, तब ये भाग के इंडिया में रहीं। 2024 में अभी भी ये इंडिया में ही है, जब कूप हुआ है तब भी हमने इनकी जान को बचा के रखा हुआ है। 1991 से 2008 तक खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर रही, और 2008 से लेकर 2024 तक शेख हसीना ने रूल किया था। इन दोनों के बीच में जो पॉलिटिकल टसल थी, उसको नाम जाना जाता है बैटल ऑफ बेगम्स के नाम से। ठीक है, ये दोनों बेगम थी ना, तो इसके नाम से इसको जाना जाता है। अब 2024 में कूप हुआ, शेख हसीना भाग के फिर से कहाँ पे, इंडिया में है। शेख हसीना के टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन इनकी बहुत अच्छी हो गई थी, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा ये ग्रो कर रहे थे 7%। लेकिन शेख हसीना अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ता जा रहा था। ओके, अपोजिशन के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, रोहिंग्या लोगों को अपने यहाँ सेटल करने दिया। ओके, इंडिया की तरफ इनका लगाव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इनकी जान बचाई थी, तो यूएसए और चाइना को इन्होंने दूर रखा। जब चाइना यूएसए क्या दूर रह सकते हैं किसी कंट्री से, इंडिया के नेबरहुड में नहीं रह सकते, तो यूएसए ने भी इस चीज़ को फंड किया। ये बेस चाहते थे यहाँ पे, ऐसी कुछ न्यूज आई थी, शेख हसीना ने बोला था एक पर्टिकुलर कंट्री है, वो वन पार्ट ऑफ बांग्लादेश चाहती है अपना बेस इस्टेब्लिश करने के लिए। डेफिनेटली इट वाज चाइना, ओ सॉरी यूएसए। ओके, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए और इसकी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया। ये जो स्टूडेंट्स थे, इनको सपोर्ट किया था यूनुस खान ने। यूनुस खान, इट डजेंट मैटर कि इसको नोबल पीस प्राइज नोबल इकोनॉमिक में मिला हुआ है पीस प्राइज, तो इसने टॉपल किया, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का पपेट है। मैंने बताया नोबल पीस प्राइज़ वाले ही वेस्टर्न कंट्रीज़ के पपेट होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसको यूज़ किया, ये स्टूडेंट्स को भड़का भड़का के इसी ने प्रोटेस्ट करवाए। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि यूनुस खान, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था ना, स्टूडेंट लीडर्स को अपने साथ यूएसए लेके गया था जो बाइडन के टाइम पे, और जो बाइडन ने उन स्टूडेंट लीडर्स को बहुत ज़्यादा सम्मानित भी किया था। ओके, क्यों ये नोबल पीस प्राइज़ वाले क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि भाई इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला है, तो इन पे भरोसा किया जा सकता है, और ये पपेट हो जाते हैं वेस्ट के। वेस्ट वाले इनको फंडिंग भी करते हैं, और इनको रिकॉग्निशन दे देते हैं कि तुम्हारे नाम से ये चला देंगे, तुम्हारे नाम से वो चला देंगे, और तुम्हारा नाम तुम्हारे मरने के बाद ही बना रहेगा। तो इस सब के लिए ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के पपेट बन के रहते हैं। ओके, सेम केस था यूनुस खान के साथ। ध्यान रखना, नोबल पीस प्राइज़ या नोबल उन्हीं को दे देते हैं ये लोग, जैसे रशिया में कोई अपोजिशन का होगा पुतिन के, तो उसके अपोजिशन वाले को दे देंगे नोबल पीस प्राइज़। अब ये भग जाएगा वहाँ, तो इसको जो है फंडिंग देते रहेंगे, ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाता रहेगा पुतिन के खिलाफ। ओके, और फिर एक दिन कूप हो जाएगी। यही मोडस ऑपरेंडी रहता है। अभी मैं ईरान का भी बताऊंगा और कई कंट्रीज़ का बताऊंगा, इस तरह की चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। ओके, प्रोटेस्ट क्यों किए थे स्टूडेंट्स ने? मुद्दा क्या था? बेसिकली मुद्दा ये था, जो 1971 में लिबरेशन वॉर हुआ था, उसमें जितने भी फैमिलीज लड़ी थी बांग्लादेश की, पाकिस्तान से, उनके लिए 56% रिजर्वेशन कर दिया था इसने, शेख हसीना ने। उन्होंने कहा कि यार, मतलब भाई इनके माई बाप लड़े होंगे, बाप लड़ा, ठीक है, बच्चे भूल गए, ये तो इस्लामिस्ट है ना भाई, इन्हें क्यों याद रहेगा कि इंडिया ने क्या किया इनके लिए, है ना? रशिया को याद है, इनको नहीं याद है। तो ये भूल गए, बोले कि हम इनको रिजर्वेशन मत दो। न्यू जनरेशन फॉरगॉट व्हाट देयर पेरेंट्स डिड, है ना? इसीलिए हिस्ट्री को टीच करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट कूप किया और शेख हसीना को उखाड़ के फेंक दिया। आज सिचुएशन कैसी है बांग्लादेश में? बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, 10% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है। फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम हो चुके हैं, $20 बिलियन पे आके रुक गए हैं। माइनॉरिटीज़ पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़, जेनोसाइड हो रहा है हिंदूज़ का, आए दिन मरता रहता है, हिंदू मरते रहते हैं। आप अगर मेरा करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, आप देख सकते हैं कोई डेमोक्रेसी नहीं है बांग्लादेश में।
यूनुस खान की पावर न चली जाए इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहा है। ओके, डिले करता जा रहा है कि आगे करेंगे, अगले साल करेंगे, ये करेंगे। ओके, इंडिया के साथ टाइज़ सावर्ड हैं, बहुत ही स्ट्रेंड टाइज़ हैं। ये यूनुस खान चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ टाइज़ बढ़ जाएं। ये बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान खुद ही गर्त में जा रहा है और पाकिस्तान के साथ ये अपनी टाइज़ बढ़ाना चाहते हैं। किस तरह के इकोनॉमिस्ट, मतलब इनसे घटिया इकोनॉमिस्ट हो नहीं सकता है कोई। ओके, तो इस तरह के इकोनॉमिस्ट हैं जो टाइज़ अपनी बढ़ाना चाहते हैं। क्लियर है कि नहीं? और इंडिया के साथ ये ख़राब कर लेना चाहते हैं। इट डजेंट मैटर यू आर इकोनॉमिस्ट और नॉट, मतलब मुद्दा ये है कि ये इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो इनका जो है इस्लाम के साथ ही मेल होगा, चाहे वो इस्लाम स्टोन एज में ही क्यों न जी रहा हो इस समय, जैसे पाकिस्तान है। तो यही चीज़ है, इंडिया के साथ इन्होंने टाइज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बट इंडिया वाले इसमें अपोज नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है कि अगर इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी आती है, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा और आगे चल के डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होगी वहाँ पे और रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। ओके, अब देखो इंडिया क्यों फेल हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंडिया की क्या मिस्टेक रही हसीना के साथ में? हमने इनको बहुत सारी हेल्प दी, बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन दिया, लेकिन हमने इसके टफ रूल्स को वो किया, मतलब ये जो डिक्टेटरशिप की हमने इसको इग्नोर किया, जबकि हमें थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहिए था। हम ये हमारे लिए चाइना को दूर रखे हुई थी, यूएसए को दूर रखी हुई थी। हमने इन सारी चीज़ों को देखते हुए, जैसे इन्होंने अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया, वो इनको नहीं करने देना चाहिए था। इनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई ऐसा मत करो, एक दिन आपको ही उठा के फेंक देंगे। क्लियर है कि नहीं? अपोजिशन के लोगों ने इनके खिलाफ कैसे भड़काया। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये इंडिया की पपेट बन गई हैं। ओके, यूनुस ने भी यही कहा होगा कि इंडिया की पपेट बनी बैठी हैं, चाइना से लोन नहीं ले रही हैं, ये नहीं कर रही हैं। भाई चाइना यूएसए तो भड़का ही रहे थे। इसीलिए जैसे ही प्रोटेस्ट होता है तो जितने भी इंडिया के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन पे अटैक किया गया। ओके, 15% से ज़्यादा ट्रेड कम हो चुकी है ऑलरेडी। ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज़ दोनों तरफ से खेल रही थी, शेख हसीना की तरफ से भी और यूनुस की तरफ से भी। ठीक है, तो जब शेख हसीना ने इलेक्शंस को रिग्ड किया तब भी इसका सपोर्ट कर दिया था। अभी यूनुस है, यूनुस को वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट भी कर रही है, एक तरफ से सैंक्शंस भी लगा रही हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तो हिपोक्रेसी, इसको नहीं जानते, बस इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और इंडिया इस सबसे सीख क्या सकता है? इंडिया को ये सीख लेनी है कि डोंट जस्ट पिक वन फ्रेंड। ऐसा नहीं कि शेख हसीना के साथ आप हो गए, बाकी का खालिदा जिया और अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उनसे आपने दुश्मनी मोल ले ली है। उसी दुश्मनी का नतीजा है कि इंडिया के साथ यूनुस खान जैसे लोगों के संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ऐसी मदद करो जिससे दोनों का फ़ायदा हो। ओके, ऐसा नहीं जैसे पानी 30 का दे रहे हो तो ऐसा शेयर करना चाहिए कि दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा हो। इंडिया को बॉस की तरह एक्ट नहीं करना है। अगर हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उनको कंट्रोल नहीं करना है। ओके, ऐसा नहीं कि तुम ऐसा नहीं करने दोगे कि चाइना के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव मत करो। ओके, लेट देम डू। ओके, जो हमारी नॉन इंटरफियरेंस की फॉरेन पॉलिसी है उसको हमको रेस्पेक्ट करना है ना। और प्लस वर्क विद अदर्स, जो फोरम्स हैं, बिम्स्टेक है, सार्क है। ओके, कंट्रीज़ के साथ मिलके, जैसे हमने रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये हमने इंडिया और रशिया के साथ मिलके बनाया हुआ है। तो इस तरह से और कंट्रीज़ के साथ मिलके इसमें काम किया जाए, है ना। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया को बांग्लादेश की हेल्प करनी है कि तुम खुद से ही खड़े हो। हमें टू मच लीन नहीं करना है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है किसी चीज़ को लेके। ओके, और ये बांग्लादेश का इशू इंडिया को अफेक्ट कैसे करता है? हर तरीके से करता है भाई। अगर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखो अगर आप, तो हमारे देखो जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, जमात और टेररिस्ट, जमात इस्लामी और ये सारे ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में, तो जाहिर सी बात है ये रेडिकलिज्म फैलाएंगे और इंडिया में टेररिज्म बोथ फ्रंट से हो जाएगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट से। ओके, जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं म्यांमार के साथ, जो हमारा वो है म्यांमार में जैसे मिलिटेंट्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो करते हैं इंसर्जेंसी, तो वो इनके रिफ्यूजी कैंप्स में जाके छुप सकते हैं ना। और बॉर्डर की शूटिंग्स वगैरह बढ़ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है। ऑलरेडी 10% से ज़्यादा ट्रेड गिर चुकी है ना। पानी के लिए भी हमारी बीच में फ़ाइट चल रही है कि तीस्ता का वाटर शेयर करना है। मैं आपको बता दूं, गंगा वाटर ट्रीटी हमने इनके साथ साइन की हुई थी, वो 2026 से ही रिन्यू होनी थी। इसमें हमने, मतलब हमारी 1.4 140 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ,
इनके यहाँ 4-5 करोड़ ही लोग हैं, फिर भी हम इनको आधे से ज़्यादा पानी इनको दे देते हैं। 40% वाटर वी गिव देम, जबकि हमें 80% रखना चाहिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा 20% पानी देना चाहिए। तो इंडिया ने इस पर नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं, इस साल के एंड तक इसको फाइनलाइज हो जाना है ना। डिप्लोमेटिक टाइज हैं बहुत ही ख़राब हो रखी हैं, ये हमारी सुन नहीं रहे हैं, और मतलब डिप्लोमेसी काम नहीं कर पा रही, क्योंकि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। ये यूनुस है, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू अस। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, हिंदुओं को मारा जा रहा है, 1000 से ज़्यादा अटैक हो गए, रोज़ हिंदू जो न्यूज़ में आ जाते हैं मरने की वो तो है ही हैं, और हिंदुओं को मारा जा रहा है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड एंड यूनाइटेड नेशंस दे आर साइलेंट। गाज़ा की सबको पड़ी है, यूक्रेन की सबको पड़ी है, वेनेजुएला की सबको पड़ी है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं उसकी किसी को नहीं पड़ी है। क्योंकि मुस्लिम मरता है पूरी दुनिया रोती है, क्रिश्चियन मरता है पूरी दुनिया मरती है, बुद्धिस्ट मर जाए, जैनिज़्म मर जाए, सिखिज़्म मर जाए, हिंदू मर जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेस्टर्न वर्ल्ड को। ओके, ओवरऑल अगर देखा जाए 20 बिलियन से ज़्यादा की हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस हो सकता है बांग्लादेश के साथ, अगर हमारी टाइज़ ख़राब हो जाएं, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ख़त्म, मतलब खर्च वो, मतलब एक शॉक लग सकता है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें, म्यांमार के साथ देखो, जो रोहिंग्या की क्राइसिस है, हो सकता है यूनुस कहें कि जो रोहिंग्या, जो इन्होंने 10 लाख लोगों को रोहिंग्यास को बसाया हुआ है बांग्लादेश ने, कहो हमारे यहाँ से निकल जाओ, तो रोहिंग्या कहाँ जाएंगे। क्राइसिस इंडिया में आ सकती है। ओके, एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है वो ख़राब हो सकती है इसके चक्कर में। जो हम नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश के पोर्ट के थ्रू सामान ले जाते थे, कालादान प्रोजेक्ट था म्यांमार के थ्रू, तो वहाँ पे वो आ सकती है, इश्यूज़ आ सकते हैं। चाइना को तो इन्होंने ऑलरेडी एंट्री दे ही दी है, पाकिस्तान को भी इन्होंने अपने यहाँ एंट्री दे दी है यूनुस ने। तो हमारे चिकन नेक के पास ये लोग अपना बोल दिया है कि मतलब जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हैं, चाइना ही उसको मॉनिटर करेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी से होने लगी हैं। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश एक डिफेंस टाई करना चाहता है, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साइन किया था, एक कंट्री पर अटैक तो दूसरी पर माना जाएगा। तो ऐसे ही बांग्लादेश भी चाहता है कि हमारे साथ भी कर लो। तो ये है कि अगर इंडिया के साथ ये एक बंदा अटैक करेगा तो इंडिया फिर बांग्लादेश दूसरी साइड से भी अटैक होगा। समझ रहे हो, 3 कंट्रियां मिलकर अटैक करेंगी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, और इंडिया में जो 2.5 फ्रंट वॉर था, इट विल बिकम अ 3.5 फ्रंट वॉर, जो अजीत डोभाल का था, वो ये चाहते हैं। पाकिस्तान का मैंने बता दिया। इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट किया है भाई हमने, फॉरेन सेक्रेटरी जो विक्रम मिस्त्री हैं उनको ढाका में भेजा है ना, हाई लेवल मीटिंग्स करी हैं यूनुस के साथ, साइडलाइंस ऑफ बैंकॉक समिट, ये सारे काम हमने किए ही हैं। प्लस इकोनॉमिक मेजर्स हमने लिए हैं, देखो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाए, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन से काम नहीं किया। ओके, हमने इंपोर्ट्स को कम किया, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, प्रेशर किया है हमने डील्स, जो अडानी ग्रुप का एक थर्मल पावर प्लांट्स चल रहे थे, तो $800 मिलियन का उन्होंने पैसा नहीं दिया था, बोले हमारे पैसे दो, अडानी से, अडानी के थ्रू कहलवाया, तब भी उन्होंने नहीं दिया, भिखारी लोग हैं कहाँ से पैसा देंगे। ओके, सिक्योरिटी पे हमने बॉर्डर को फेंस करना स्टार्ट कर दिया है। बट वही है, अभी एक यूट्यूबर ने उस पर डाला था, ब्लॉगर ने, कि बॉर्डर पे फेंस लगी हुई है, दरवाजे ऐसे खुले हुए थे, ओके, कोई भी आ जा सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। मेघालय में बता रहे थे 10,000 रुपये दे के बांग्लादेशी मुसलमान एंटर कर रहे हैं। तो बॉर्डर्स आर जोक। ओके, कोई सिक्योरिटी नहीं है, इट्स जस्ट नॉनसेंस। और विजिलेंस, विलेज विजिलेंस के नाम पे कुछ है नहीं, लोग घुसे चले आ रहे हैं, धर्मशाला बना हुआ है देश ईस्टर्न बॉर्डर पे। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। ह्यूमैनिटेरियन और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए हम डिप्लोमेसी के थ्रू तो बात कर ही रहे हैं, प्लस एड हम फूड और मेडिसिन ऑलरेडी पहुंचाते जा रहे हैं उन लोगों के लिए, इवैक्यूएशंस भी कर रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ हम ऑलरेडी ले चुके हैं जब से प्रोटेस्ट हुए हैं तब से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया को और क्या कर सकते हैं, देखो हमें 1-on-1 चीज़ें फिक्स करनी चाहिए। तीस्ता वाटर है, मीडिएशन नहीं चाहिए, बांग्लादेश बैठे इधर इंडिया बैठे, बोले बात करो, इंडिया बांग्लादेश 1-on-1 बात करो, और तीस्ता वाटर है इनसे, मतलब अब फ्रेंडली रिलेशंस तो रह नहीं गए, देखो पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी रिलेशंस ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग बांग्लादेशी नफ़रत ही करते हैं इंडिया वालों से। ओके, तो 1-to-1 बात करो,
जो गंगा वाटर है 80% इंडिया रखे, तुमको 20% देंगे, जो करना है कर लो। तीस्ता वाटर है, इंडिया विल यूटिलाइज मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इट, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, नॉट टू प्ले अ बिग ब्रदर रोल। ओके, बिग ब्रदर का रोल उन्हीं के लिए प्ले करना है जो यंगर ब्रदर की तरह रहना चाहते हैं, उनके साथ बिग ब्रदर का रोल प्ले किया जाए। अदरवाइज इंडिया को अपनी पावर थोड़ी सी शो करनी पड़ेगी कि जो इंडिया का साइलेंस रहता है, इंडिया जो बोलता नहीं, उसको एज अ वीकनेस ले लिया जाता है। अरे ये तो कुछ नहीं कर रहे, जैसे अभी ट्रम्प ने इतना सारा सुना रहा है, मोदी को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, टैरिफ टैरिफ झूठ बोल रहे हैं, तो इंडिया साइलेंट है इस समय, इंडिया कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो वर्ल्ड को ये दिखने लगता है कि इंडिया वाले तो वीक है, ये कुछ नहीं करेंगे। यही इन चिलगोंजियों का हिसाब है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। इन्हें पता है कि इनकी गाड़ी तो एक कबाड़ का ट्रक है, नहीं, कूड़ा उठाने वाला ट्रक है ये। इंडिया एक मर्सिडीज़ गाड़ी है, नहीं समझे? तो इनके ये चाहते हैं कि इनका कबाड़ के ट्रक का इंडिया की मर्सिडीज़ गाड़ी के साथ टक्कर हो जाए। इनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी मर्सिडीज़ जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मर्सिडीज़ का मतलब इकोनॉमी जो 8% ग्रो कर रही है, 7.4% ग्रो कर रही है, ओके, वो हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी। दे जस्ट वॉन्ट टू ड्रैग इंडिया विद दैम। ओके, पैसे को एज अ टूल यूज़ किया जाए। अगर हम इनको हेल्प दे भी रहे हैं तो फ्री में न दें, पैसा दें, इनसे काम करवाएं। ओके, और जो हेट इनकी लोकल पॉपुलेशन में फैलाई जाती है न्यूज़पेपर्स के थ्रू, उस पर मॉनिटर किया जाए। चाइना बहुत अच्छा मॉनिटर करता है इस चीज़ को, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे भी। चाइना के खिलाफ अगर कुछ भी तुम आर्टिकल डालना, तुम्हारे ऊपर शेडो बैन ऑटोमेटिक लग जाएगा। इट डजेंट मैटर, यू से एनीथिंग बैड अबाउट चाइना, तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा कुछ दिनों में। इट डजेंट मैटर। ऐसा ही इंडिया को भी करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर्स इनके बांग्लादेश के कुछ भी गलत इंडिया के बारे में छाप रहे हैं तो उनको अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा, तभी ये एड दी जाए। ओके, इंडिया को ग्रुप्स का यूज़ करना चाहिए, बिम्स्टेक हो गया, एससीओ हो गया, सार्क हो गया, ओके, इन सारे ग्रुप्स का यूज़ करे। प्लस यंग पॉपुलेशन के साथ बांग्लादेश के जैसे 10,000 लोगों को पढ़ा दिया। ओके, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए। ये सारे काम इंडिया को करने पड़ेंगे और इंडिया को अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा प्रैग्मेटिज्म लाना पड़ेगा। ये आया है, जो गुजराल डॉक्ट्राइन थी उस टाइम पे, उसमें चेंज हुआ है। गुजराल डॉक्ट्राइन को इंडिया इस समय फॉलो नहीं कर रहा है। देखो जो जो मालदीव्स के साथ हुआ, मालदीव्स अब ऑटोमेटिकली लाइन पे आ गया कि नहीं आया। तो हम गुजराल डॉक्ट्राइन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम प्रैग्मेटिज्म को फॉलो कर रहे हैं। हम बांग्लादेश को देख रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, बोल के जवाब नहीं दे रहे हैं, पर धीरे धीरे करके हम बांग्लादेश को भी घुटने पे ले आएंगे डिप्लोमेसी के थ्रू, सब तरफ से कट करके, धीरे 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 करके दे विल क्राई। और उसके बाद यही यूनुस बोल रहा होगा आगे चल के कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, हमको ये चाहिए, हम ये नहीं चाहते, हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन करेंगे। दे विल से दिस। ओके, जो इंडिया इस समय है वो बोलने पर नहीं, वो एक्शन पे काम कर रहा है। सेम जो ट्रम्प है हम उसको बोलने दे रहे हैं, लेट हिम स्पीक। हम फैक्ट के साथ यूनाइटेड नेशंस में जितने भी ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, वहाँ पर हम फैक्ट के साथ इनको एक्सपोज कर रहे हैं। धीरे धीरे करके चीज़ें सामने आ रही हैं। ओके, जैसे अभी पाकिस्तान ने इतने सारे फ़ोन कॉल किए थे सीज़ फायर के बाद भी कि हमको बचा लो, तो ये भी डॉक्यूमेंट सामने आया है। ओके, तो ये था सारा इश्यू। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यूनाइटेड नेशंस नोबल पीस प्राइज़ को किस तरह से प्राइजेस को यूज़ किया जाता है। यूनुस का तो केस मैंने आपको बता दिया। ये मारिया कोरिना मचादो, ये वेनेजुएला की अपोजिशन की लीडर थी। देखो यहाँ पे डिक्टेटर था निकोलस मादुरो, तो इनके अपोजिशन के इसको प्राइज़ दे दिया, नोबल प्राइज़, है ना। डेमोक्रेटिक राइट प्रमोट कर रही है, दिस एंड दैट। अब इसका यूज़ किया इन्होंने निकोलस मादुरो को बाहर फेंकने में। गारंटी है इसी पर्सन ने निकोलस मादुरो के वेयरबाउट्स के बारे में और उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, कैसे उठाना है, क्या करना है। यूएसए ने इसको साइड लाइन कर दिया बाद में। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, ये नरगिस मोहम्मदी, ये ईरान की थी, वुमेन राइट्स के लिए फ़ाइट कर रही हैं। जैसे ही मैं तुमको बता दूं अयतुल्ला खामनी को उठा के फेंकेंगे ये लोग, ये इसको यहाँ का लीडर बना देंगे। ठीक है, मोहम्मद यूनुस का मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2006 में नोबल इकोनॉमी के पीस प्राइज़ विनर था ये। ऑल राइट, यूनुस को पीस प्राइज़ मिला था, सॉरी मैंने इकोनॉमिक बोल दिया है इनिशियली, इकोनॉमी में नहीं मिला, यूनुस को पीस में मिला हुआ है। और ऐसे ही ये है मारिया रेसा एंड डिमिट्री
मुरातोव, इनको रशिया में दिया है, फिलीपाइंस एंड रशिया में दिया है। ठीक है, फिलीपाइंस में भी डिक्टेटरशिप है, रशिया में भी डिक्टेटरशिप है, तो नोबल कमेटी ने इनको दे दिया है। अब ये क्या करते हैं ना, ये पैसा मिलता है इनको वेस्टर्न कंट्रीज से, तो ये उनकी पूलम पट्टी, एक तरह से विभीषण बन जाते हैं और धीरे धीरे करके अपने ही देश को बेच खाते हैं। यही काम इंडिया के साथ होने वाला है। मैं बता दूं, जो दो टेररिस्ट हैं इंडिया में, उमर खालिद और एक और है इमाम, शरजील इमाम, ओके, इन दोनों में से किसी एक को दिलवा दिया जाएगा और फिर यही लोग इंडिया को धीरे धीरे करके ब्रेक करने की बात करेंगे। ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचते हैं। थैंक यू।